नमस्कार दोस्तों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास के अंदर देखो, राजस्थान इतिहास चल रहा था अपने। राजस्थान इतिहास के अंदर सबसे पहले तो अपन ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था कि भाई मेवाड़ के इतिहास की संपूर्ण डिटेल से अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद एक वीडियो के अंदर अपन ने इसकी विस्तृत नहीं करके संक्षिप्त में बात कर ली थी। उसके बाद नंबर 2 पे अपन ने बात की थी मारवाड़ की। मारवाड़ इतिहास की बात कर ली थी कि भाई मारवाड़ के कौन राजा बने थे, कैसे राजा बने थे। मेवाड़ में देखो तो गुआदित्य और गुइल वंश आया था, उसकी बात की थी। उसके बाद जो जो राजा बने थे उनकी बात की थी। मेवाड़ के अंदर राव सिया से प्रारंभ होके अपन ने इनकी मारवाड़ के अंदर मारवाड़ की बात कर ली थी। अब जैसे 3 नंबर पे अपन ने मारवाड़ के बाद बीकानेर से अलग हुआ था, बीकानेर अलग हुआ था मारवाड़ से, तो भाई बीकानेर की अपन ने बात कर चुके थे। उसके बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं उसकी बात कर ली थी आमेर की। तो भाई इन चारों बड़े बड़े राज्यों की बात करने के बाद अपन जैसे आगे बढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर, तो राजस्थान के इतिहास के अंदर एक आते हैं चौहान। चौहानों की अगर अपन बात करते हैं तो भाई चौहानों के अलग अलग जैसे राज्य रहे, उनके अलग अलग विस्तृत क्षेत्र रहे, उन क्षेत्रों की अलग अलग बात करेंगे। परंतु अपन जैसे क्षेत्रों की बात करने से पहले इनकी देखो थोड़ी बात कर लेते हैं। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी भाई, जैसे मैंने बताया था इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। और ये गुआदित्य, जैसे गुआदित्य ने इनका निर्माण किया था। और जैसे मैंने बताया था ये भी दोनों ही सूर्यवंशी है। आमेर वाले ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। कछुआ है ये, कुश के वंशज माने जाते हैं। रघुवंशी है, ये सूर्यवंशी है सारे। वैसे तो जैसे आप जैसे चौहानों की बात करते हैं तो भाई चौहानों की बात करते हैं, चौहानों के अंदर अपन बात कर लेते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भाई जैसे इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मत है उसकी बात अपन सबसे पहले कर लेते हैं। चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित जैसे एक मत है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत क्या है, इसकी अपन यदि बात करते हैं तो अग्निकुंड सिद्धांत यह है कि भाई जैसे एक अपने आबू पर्वत है, आप सब जानते हो आबू पर्वत। आबू पर्वत के ऊपर एक पंडित जी थे, ऋषि थे, ऋषि विशिष्ट थे। इनका नाम है ऋषि विशिष्ट। ये क्या हुआ था, एक बार यज्ञ कर रहे थे, यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे और भगवान की भक्ति में लीन थे। उस टाइम हुआ क्या था कि भाई जब ये यज्ञ करने की हवन सामग्री यहाँ पे लेके आए उपस्थित की, उसके बाद जब ये यज्ञ करने की कोशिश कर रहे थे, यानी हवन यानी अग्नि लगाने की कोशिश कर रहे थे, अग्निकुंड से मतलब अग्नि, यहाँ पे हवन करने की कोशिश कर रहे थे, तो हुआ क्या था कि वहां के अपशिष्ट लोग, जैसे कई बेईमान लोग होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, बदमाश लोगों ने क्या किया, उनको ये भक्ति करने नहीं दी, इनको यज्ञ करने नहीं दिया। ये यज्ञ नहीं करने दिया कि भाई जब भी ये यज्ञ करने की कोशिश करते हैं, जहां भी ये जब भी लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करके जो भी हवन सामग्री इकट्ठा करके लेके आते, उसके अंदर क्या होता है, हवन अग्नि जो अग्नि लगाते, अग्नि को भाई अपन सबसे बड़ा देवता मानते, जो ये अग्नि लगाते तो वहां पे कुछ अपशिष्ट लोग आके उनको या तो अग्नि के अंदर पानी डाल देते या मिट्टी डाल देते, और कभी कभार तो क्या करते उनको गुदगुदी कर देते कि भाई विशिष्ट ये मुनि है, विशिष्ट मुनि, इनको गुदगुदी करके चले जाते। हुआ क्या था कि भाई जब ये गुस्सा हो गए थे उसके बाद कि भाई ऐसे नहीं करने देते हैं मेरे को, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरी रक्षा के लिए कोई दूत भेजो। तो भगवान इनकी रक्षा के लिए ऋषि विशिष्ट की रक्षा के लिए भगवान 4 दूत भेजते हैं। 4 दूतों में जैसे 3 दूत पहले भेजते हैं परमार के भाई 3 भेजे थे पहले, परमार, प्रत्यार और नंबर 3 पे चालुक्य। 3 व्यक्तियों को भेजा इनकी रक्षा के लिए कि भाई जाओ आप
वो वहां पे मेरी भक्ति कर रहे हैं, उनको ये हवन सामग्री है जो हवन हवन कर रहे हैं उनको हवन करने दीजिए, आप उनकी रक्षा कीजिए। तो इन 3 लोगों को भेजा। 3 लोगों से ये बात काबू नहीं आई कि भाई इनको ये मना नहीं पाए, उनका सामना नहीं कर सके। ये बॉडीगार्ड हो गए 3 दिन के, 3 बॉडीगार्ड उससे वो नहीं रुके। उसके बाद एक आते हैं अपने चौहान बॉडीगार्ड, इनको भेजते हैं भगवान, चौहान को भेजते हैं। ये 4 व्यक्ति आते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद अलग अलग, जैसे भाई ये मजबूत व्यक्ति थे, मजबूत अलग अलग अपने जैसे पीढ़ियां चलने लगी, इनकी पीढ़ियां चलने लग गई तो इनकी अलग अलग जातियां होगी, गोत्र हो गई है, परमार, पटियार, चालुक्य, चौहान, ये अलग अलग जातियां होने लगी। जब ये आगे बढ़े तो ये अलग अलग हो गए। उसके बाद जैसे बात करते हैं कि भाई जैसे इस मत का समर्थन किसने किया था। ये मत तो वैसे अपने चंद्र बरदाई हुए थे, एक इतिहासकार हुए थे चंद्र बरदाई, और एक अपने चंद्र बरदाई है, ये अलग है भाई। कभी कभार होता क्या है, कोई व्यक्ति जैसे अपन ही देख लो, अपन मैंने अभी नाम बोल दिया था चंद्र बरदाई नहीं होके ये चंद बरदाई है। अपने को ध्यान में इतनी सी बात रखनी है कि चंद बरदाई नामक इतिहासकार ने अपने पुस्तक के अंदर ये अग्निकुंड का सिद्धांत लिखा था। उनकी पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो, कि भाई चौहानों के बड़े राजा होंगे, आगे बात करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय नाम से पृथ्वीराज रासो पे उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के अंदर इसका डिटेल से विस्तृत जानकारी मिलती है अपने को अग्निकुंड सिद्धांत पे। जैसे अपने ध्यान में रखना है चंद बरदाई, और चंद्र बरदाई नहीं रखना है अपने को, चंद बरदाई रखना है। चंद्र बरदाई भी एक बड़े इतिहासकार हुए थे, परंतु अपने को इनको ध्यान में रखना है चंद बरदाई का। और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। अब जैसे आगे अपन बात करते हैं कि भाई इन चंद बरदाई जी का समर्थन किसने किया था, कि भाई ये सिद्धांत सही है, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी जैसे बात करते हैं तो भाई इनके अंदर एक तो आते हैं अपने मूणोत नेणसी, मूणोत नेणसी ख्यात अपने वो जोधपुर मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, वहां पे मूणोत नेणसी की बात की थी। मूणोत नेणसी ने इनका समर्थन किया था। एक है सूर्यमल मिश्र नहीं है, मिश्र है। एक तो अपने सूर्यमल मिश्र है, सूर्यमल मिश्र नहीं है ये है सूर्यमल मिश्र। एक तो मिश्र और एक है मिश्र, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये है अपने मिश्र। इन दोनों व्यक्तियों ने अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया था कि भाई चंद बरदाई जी ने कहा है तो ये सही बात है। इन दोनों ने ये समर्थन किया था कि इसके बाद जैसे भाई चौहान की उत्पत्ति का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत तो यही है। अब जैसे आगे बात करते हैं और कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या कहा था। कर्नल जेम्स टोड, अपने राजस्थान के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति आता है, राजस्थान हिस्ट्री लिखने वाला, वो कहता है इनको विदेशी, कि भाई ये तो चौहान तो विदेशी। भाई विदेशी कहने के पीछे का रीजन क्या है कि भाई वो विदेश से आया हुआ था, तो क्या कहते हैं 2 नंबर पे विदेशी कहने का रीजन ये था कि भाई विदेश से वो अपने देश में जैसे व्यक्तियों को देखता है, वहीं जैसे एज इट इज बॉडी बिल्डर व्यक्तियों को देखता है, उनको वो विदेशी कहते थे। यानी जो युद्ध करने वाली, बेहतरीन युद्ध करने वाली जातियां होती है, उनको वो लगभग विदेशी कहता है। आप कभी देख लेना, अपने कर्नल जेम्स टोड है, वो लगभग विदेशी ही कहता है, जेम्स टोड। और इनका शिष्य था विलियम क्रुक। ये भी साथ साथ में इनके जैसी ही बात कह देता है, विलियम क्रुक वैसे इनकी पुस्तक है एनालिसिस एंड एंटीक्विटी, जेम्स टोड की पुस्तक के संपादक यानी लिखित किसने थी, विलियम क्रुक ने लिखी थी। और ये
जेम्स टोड की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक अपन बात कर चुके हैं उसके बारे में। अब जैसे आगे चलते हैं तो विदेशियों के बाद नंबर 3 पे जैसे वही अपने आ जाते हैं जो शुरुआती टाइम में अपने सब जगह देखते हैं कि भाई 3 नंबर पर सूर्यवंशी मूवी नहीं है, ये सूर्य से उत्पन्न हुए के डायरेक्ट हम तो भगवान सूर्य से उत्पन्न किए गए, ये हो गए सूर्यवंशी। नंबर 4 पे आते चंद्रवंशी। ये तो वापस पिछले इतिहास के अंदर आए थे, वो ही आगे एक अग्निकुंड सिद्धांत वाला इनके लिए चौहानों के लिए स्पेशल है। और जैसे भाई सूर्यवंशी का कि भाई इनको सूर्यवंशी किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद अपने ओझा जी हुए थे, आप ओझा जी से ध्यान में रख लोगे, गौरीचंद हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वैसे नाम काफी बड़ा है, उससे आप घबराना मत, ओझा जी ध्यान में रखना ना, ओझा जी से आपको यही ध्यान में रखना है, सूर्यवंशी थे। अब जैसे चंद्रवंशी की बात करते हैं, भाई चंद्रवंशी का सपोर्ट किसने किया था? तो चंद्रवंशी नामक अपने एक स्थान है हांसी, हांसी नाम का स्थान है हरियाणा के अंदर, हांसी शिलालेख। उस हांसी शिलालेख के अंदर इनको, हांसी शिलालेख हरियाणा के अंदर है, हांसी शिलालेख हरियाणा वाले के अंदर इनको चंद्रवंशी कहा गया है, चंद्रवंशी हांसी शिलालेख के अंदर कहा गया चौहानों को। अब जैसे आगे बात करते हैं कि भाई सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, अग्निकुंड सिद्धांत से हो गए उत्पन्न, और विदेशी हो गए। उसके बाद जैसे आगे बात करते हैं तो एक जैसे बिजोलिया शिलालेख आता है इनके, बिजोलिया शिलालेख के अंदर इनको इनकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। अब बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की। 1170 के आसपास बिजोलिया शिलालेख मिला था। बिजोलिया शिलालेख से मतलब आप समझ गए, इतने दिन हो गए इतिहास पढ़ते हुए कि भाई शिलालेख यानी पत्थर पे कोई बात लिखी हुई हो उसे शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। प्रशस्ति आप जानते ही हो कि भाई अब जैसे पार्श्वनाथ मंदिर है बिजोलिया के अंदर, पार्श्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ये बिजोलिया की प्रशस्ति लगी हुई है। भगवान महादेव का मंदिर है, इसके अंदर है ये बिजोलिया शिलालेख लगा हुआ है। इसके लेखक कौन थे? गुणभट्ट। कि भाई ये बिजोलिया शिलालेख लिखा किसने था? लेखक है। इसके लेखक हो गए अपने गुणभट्ट। बिजोलिया शिलालेख के लेखक पूछ लिया जाता है कि भाई बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है, तो गुणभट्ट। ध्यान में रखना कि भाई इसके अनुसार कि भाई बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया सोमेश्वर नामक, देखो जैसे आगे अपन बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की अपन बात करेंगे तो उनके पिताजी है सोमेश्वर। ये वैसे 1170 का अभिलेख है, 1170 का अभिलेख है। सोमेश्वर इनके पिताजी का नाम है। अब जैसे भाई इस अभिलेख के अंदर लिखा हुआ ये है कि भाई इससे ये जानकारी मिलती है चौहान रघुवंशी है, और इनका प्राचीन स्थानों का नाम मिलता है कि भाई जैसे अपने वर्तमान में देखते हैं नागौर नाम, नागौर को उस टाइम में क्या कहते थे? अही छतरपुर कहते थे। भाई नागौर का प्राचीन नाम मिलता है। अलग अलग जैसे क्षेत्र विशेष सबका ही इनका प्राचीन नाम कहां से मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख से प्राचीन नामों की जानकारी होती है, प्राचीन नाम का प्राप्ति होती है। और जैसे अपने नागौर, ये जयपुर से नागौर डायरेक्ट जाते हैं तो
तो बीच के अंदर एक अपने सांबर आता है। सांबर क्या डिटेल, सांबर की जानकारी कहां से मिलती है? तो सांबर की इसी शिलालेख से मिलती है, संपादक नामक स्थान का। संपादक से इस स्थान की जानकारी अपने बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। और जैसे बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, और चौहानों की वैसे राजधानी कौन सी थी? चौहानों की राजधानी थी अजमेर। अजमेर सर्वप्रथम और इनकी राजधानी हुआ करती थी। चौहानों का इतिहास इतना बेहतरीन इतिहास है कि भाई पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई पृथ्वीराज चौहान आए थे, अंतिम हिंदू राजा आए थे पृथ्वीराज चौहान। अंतिम हिंदू राजा इसलिए कहा जाता है उनको कि भाई इनके बाद जैसे पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप और राज सिंह ऐसे आए तो थे, परंतु इनको पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। इससे देखो ये जानकारी क्यों कहा जाता है इनको कि भाई अजमेर बड़ी रियासत थी यानी छोटी रियासत थी। अजमेर छोटी रियासत थी। छोटी रियासत होने के बाद भी दिल्ली पे इन्होंने अधिकार किया था। दिल्ली पे अटैक करके अधिकार करके दिल्ली वालों, जैसे दिल्ली में जो राजा हुआ करता था वो इनके अंडर में काम करने लग गया था। अजमेर वालों पृथ्वीराज चौहान के अंडर में काम करने लग गया था, इनके संबंध हो गया था वो। इसलिए अपन अगले वीडियो के अंदर जैसे जो भी चौहानों के राजा बनेंगे उनकी डिटेल से बात करेंगे। आज तो जैसे इनकी चौहान उत्पत्ति कैसे हुई थी उन पर डिटेल से बात कर लिए। अगले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो जो इनके राजा होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।